तो नमस्कार, सुप्रभात मेरे दोस्तों। द ग्रेट एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं राम सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों हम आपके लिए, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रतिदिन नया कुछ ही ऐसी वीडियो लेकर आते हैं जो आपके एग्जाम में कुछ क्रांति पैदा कर दे, अर्थात ऐसे चैप्टर से उठने वाले जो प्रश्न आए वो प्रश्नों को आप पूरी तरह से कर पाएँ। दोस्तों, जैसा कि मैंने पीछे चैप्टरों में ये बता दिया है, पुर्तगालियों का आगमन भारत में कब होता है, और उसके बाद दोस्तों ये मेरा दूसरा वीडियो है जो यूरोपीय कंपनियों के आगमन से संबंधित है। दोस्तों जैसा कि आपको सामने से दिख रहा होगा कि आज का जो हमारा टॉपिक्स होगा वो डचों से होगा, अर्थात डच भारत के अंदर कब आते हैं और डच का आने का कारण क्या है दोस्तों। और दोस्तों डच जब भारत में आए तो सबसे पहले उन्होंने अपनी फैक्ट्रियां कहां पर स्थापित किया। क्या डच भारत के अंदर आए कि कहीं भारत के जो अगल बगल कंट्री में पहले बसे, उन सबको एक बारी बारी से टॉपिक्स करके हम समझने का प्रयास करेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और आशा करता हूं कि आपको कुछ ऐसे सरल भाषा का प्रयोग करते हुए आपको समझाने का प्रयास करूंगा जो आपको 100% समझ में आएगा, ये मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए हम कलम की क्रांति से एक नया इतिहास रचते हैं दोस्तों, जैसा कि आपको प्रतिदिन बताते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस कलम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डच। तो दोस्तों डच को सुनिएगा कि डच भारत के अंदर कब आते हैं दोस्तों। तो दोस्तों डच एक व्यक्ति का नाम आपने शायद सुना होगा, और वो व्यक्ति कौन है? कार्नेलियस हाउट्समैन। जी हाँ, कार्नेलियस हाउट्समैन के नेतृत्व में भारत आने वाला प्रथम डच अभियान था। जी हाँ, किसके नेतृत्व में आया था? कार्नेलियस हाउट्समैन के नेतृत्व में प्रथम डच अभियान 1595-96 ईस्वी में। जी हाँ, 1595-96 ईस्वी में। याद इस बात पॉइंट को ध्यान में रखिएगा कि 1595-96 ईस्वी में पहला डच अभियान कार्नेलियस हाउट्समैन के नेतृत्व में यह दल कहां पहुंचा था? तो दोस्तों यह सुमात्रा पहुंचा था। जी हां, कहां पर पहुंचा था दोस्तों? सुमात्रा द्वीप का नाम सुना होगा, इंडोनेशिया। और दोस्तों यहां पर यह डच अभियान पहुंचता है और वहां के राजा बांटम, जी हां वहां के राजा कौन था? बांटम से संधि करने में सफलता हासिल किया। जी हां, सफलता हासिल कर लिया। जी, ये डच अभियान पहला आता है 1595-96 ईस्वी में। कहां पहुंचता है? सुमात्रा द्वीप पहुंचता है और वहां के राजा बांटम से संधि करने में सफलता प्राप्त कर लेता है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत से पूर्वी दिशा की ओर कौन सा है? इंडोनेशिया है। और थोड़ा मैपिंग से समझते हैं इसको, ताकि आपको थोड़ा आसान हो जाए समझने में दोस्तों। क्या है मैपिंग से समझने में जो आपको आसान बना देगी दोस्तों। तो दोस्तों चलिए मैप के सहारे हम समझने का प्रयास करते हैं थोड़ा। दोस्तों मैप से आप समझेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप पूरी तरह से इसको कर पाएंगे। तो दोस्तों जैसा कि आपको सामने से दिख रहा होगा, मैंने भारत के दक्षिणी छोर का थोड़ा सा हिस्सा बनाया है। और आप जानते हैं कि भारत के जो दक्षिणी हिस्सा है वो प्रायद्वीपीय भाग है, अर्थात प्रायद्वीपीय भाग का मतलब ये हो जो 3 तरफ जल से घिरा हो और एक तरफ स्थल से मिला हो, उसको क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय भारत। तो दोस्तों याद रखना भारत का ये दक्षिणी छोर है। और पुर्तगाली सबसे पहले आप देखेंगे कि भारत के इधर पूर्वी दिशा की ओर जाएंगे तो ये सुमात्रा दिखाएगा, और सुमात्रा इंडोनेशिया। जी हाँ, सबसे पहले यहीं पर आए। कौन आए? डच आए। जी हाँ, कहां पर पहुंचे? सुमात्रा द्वीप पहुंच करके यहां के राजा बांटम से संधि करने में सफलता हासिल किया दोस्तों। तत्पश्चात
इसके बाद तो दोस्तों इसके बाद क्या कहे, डच क्या करते हैं, भारत पहुंचते हैं। और भारत कहां पर पहुंचते हैं दोस्तों, ये देखिएगा 1605 ईस्वी में। और कहां पर पहुंचते हैं, याद रखना, भारत में पहली पुर्तगाली की फैक्ट्री की स्थापना 1605 में कहां होती, मसूलीपट्टनम में। जी हां, कहां होती है, मुसलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम में। जी हां, यहां पर पहली डच फैक्ट्री की स्थापना किया जाता है दोस्तों। और यह स्थान कहां पर है, तो इस पॉइंट को नोट कीजिएगा, यह तमिलनाडु में है। जी हां, कहां पर है, तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में यह स्थान है। और कब स्थापित होती है, 1605 ईस्वी में। जी हां, उम्मीद करता हूं कि आपको दिख रहा होगा कि 1605 ईस्वी में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना मसूलीपट्टनम में होती है। और दोस्तों इसी मसूलीपट्टनम के पास में ही 1610 ईस्वी में दूसरी फैक्ट्री की स्थापना हो जाती है। जी हां, और ये जगह का नाम क्या है, निजामपट्टनम। जी हां, क्या नाम है, निजामपट्टनम। ये आपने सही सुना, पहली फैक्ट्री 1605 में और दूसरी फैक्ट्री 1610 ईस्वी में कहां पर, निजामपट्टनम में स्थापित होती है। और ये दोनों स्थान दोस्तों कहां है, तमिलनाडु में स्थित है दोस्तों। तो दोस्तों जैसे ही ये दो फैक्ट्रियां स्थापित हो जाती है, इसके बाद और फैक्ट्री स्थापित होती है। जैसे कहां पर स्थापित होती है, बंगाल में। जी हां, कहां पर, बंगाल में। और बंगाल में स्थान का नाम क्या है दोस्तों, तो ध्यान से सुनिएगा, यहां पर एक फैक्ट्री पिपली। जी हां, कहां पर, पिपली नामक स्थान पर 1627 ईस्वी में स्थापित होती है। और दूसरी फैक्ट्री बंगाल में ही, कहां पर, चिनसूरा। जी हां, चिनसूरा में 1653 ईस्वी में स्थापित हो जाती है। जी हां, बंगाल में दो फैक्ट्रियां मसूलीपट्टनम और निजामपट्टनम तमिलनाडु में स्थापित हो जाती है दोस्तों। इसके बाद डचों ने और कहां पर भारत में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित किया, दोस्तों ध्यान रखिएगा, गुजरात के सूरत में। जी हां, कहां, गुजरात के सूरत में। अब कब स्थापित करते हैं दोस्तों, गुजरात के सूरत में 1616 ईस्वी में। जी हां, कब, 1616 ईस्वी में सूरत में डचों ने अपनी फैक्ट्री की स्थापना कर देते हैं, 1616 सूरत में दोस्तों ये जब फैक्ट्रियां स्थापित हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है, एक फैक्ट्री और स्थापित होती है विमलीपट्टनम में। 1641 में विमलीपट्टनम में स्थापित होती है। जी हां, जब ये सारी फैक्ट्रियां स्थापित हो जाती है कहां पर, भारत के अंदर, तो डच सरकार ने इन फैक्ट्रियों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए एक 17 सदस्यों का बोर्ड बनाती है। जी हां, आपने सही सुना, कितने सदस्यों का, 17 सदस्यों का एक बोर्ड बनाती है। जी हां, बोर्ड बनाती है। और किस लिए बोर्ड बनाती है दोस्तों, कि इन पर जाइए और देख रेख नियंत्रण स्थापित करिए। अर्थात इनको, जो भारत के अंदर कंपनियां स्थापित थी, इन बोर्डों को 21 वर्षों के लिए अधिकार प्रदान किया था। और क्या अधिकार प्रदान किया था, इसको हम समझेंगे दोस्तों। 21 वर्षों के लिए अधिकार प्रदान किया था। और क्या अधिकार प्रदान किया था दोस्तों, कि ये जो फैक्ट्रियां भारत में स्थापित हैं, इन फैक्ट्रियों पर यदि किसी भी प्रकार से कोई भी झगड़ा होता है या किसी भी प्रकार से कंपनी पर कोई आपत्ति आती है, तो डच सरकार पूरी तरह इन कंपनियों के साथ में थी, अर्थात इनका सहयोग कर रही थी। यही था 21 वर्षों के लिए जो अधिकार प्रदान किया था, ये बोर्डों का मकसद ये था कि आप जाइए, हमारा पूरा सहयोग है आपके साथ, आप जो है व्यापार करिए दोस्तों। तो दोस्तों और चलिए इसके पॉइंट में समझने का प्रयास करते हैं कि डचों का मुख्यालय कहां था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि डचों का मुख्यालय कहां था, तो डचों
का मुख्यालय, जी हाँ, डचों का जो मुख्यालय था दोस्तों तो वो पुलिकट में था। जी हाँ, कहाँ था? पुलिकट, पुलिकट में था। और ये पुलिकट कहाँ था? तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। जी हाँ, डचों का मुख्यालय कहाँ था दोस्तों? तो पुलिकट में था। और पुलिकट कहाँ था दोस्तों? तमिलनाडु में ये स्थान था और यहां पर डचों का मुख्यालय था। अब हम और आगे बात करते हैं दोस्तों कि जब डच फैक्ट्री की स्थापना किया गया था तो उस समय इन सारी कंपनियों को मिला करके एक बड़ी सी कंपनी स्थापित किया गया था। और उस कंपनी का नाम क्या है दोस्तों? तो उस कंपनी का नाम क्या था? जब सारी कंपनियों को एकत्रित करके सिर्फ एक कंपनी स्थापित कर दिया गया था, उस कंपनी का नाम क्या था? तो उसका नाम सुनिएगा, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। जी हां, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। जी हां, आपने सही सुना, ये थी कौन कंपनी? डच कंपनी का पूरा नाम क्या था? यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। अर्थात डच कहां से आए थे दोस्तों? तो नीदरलैंड के निवासी थे। जी हां, कहां के निवासी थे? नीदरलैंड के निवासी थे दोस्तों। और सारी कंपनियों को मिलाकर के कौन सी कंपनी नाम दे दिया? यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। जी हां, ये सभी अभी अलग अलग काम कर रही थी, लेकिन दोस्तों ये सारी कंपनियों को मिलाकर के क्या नाम दे दिया गया? यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। कंपनी एक होगा, बस ब्रांच उसके अलग अलग होंगे, लेकिन कंपनी का नाम सिर्फ एक ही होगा। और वो कंपनी का नाम क्या है दोस्तों? यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड नाम इसका रखा गया दोस्तों एक पॉइंट और ध्यान में रखिएगा कि डचों ने भारत में एक सिक्का ढाला था और वो सोने का सिक्का था, उसका नाम क्या था? जी हां, डचों ने भारत में पैगोडा नामक सिक्का ढाला था। पैगोडा सिक्का ढाला था। जी हां, और यह कहां पे ढाला था? तो पुलिकट में ढाला था। जी हां, कहां पर? पुलिकट में। और पुलिकट कहां है दोस्तों? तो तमिलनाडु में है दोस्तों। और यह किसका सिक्का था? तो दोस्तों सोने का सिक्का था। जी हां, किसका था? सोने का सिक्का था। याद रखना दोस्तों, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। पैगोडा नामक सिक्का किसने ढाला है? तो सामने लिखा हुआ है डचों ने। और कहां पर? तमिलनाडु के पुलिकट में ढाला था दोस्तों पैगोडा नामक सिक्का, डचों ने भारत में ढाला था। और आगे पॉइंट में कुछ देख लेते हैं दोस्तों। इसमें यह बताया जा रहा है कि डचों ने बंगाल में एक रेशम की चक्री स्थापित किया था, बहुत बड़ी, अर्थात एक कंपनी स्थापित किया था। जी हां, बंगाल में एक बहुत बड़ी रेशम की चक्री स्थापित किया था। अर्थात इसका मतलब रेशम की चक्री का मतलब आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। अर्थात भारत के अंदर रेशमी कपड़ों के उत्पादन करने के लिए एक बड़ी सी मिल बना दिया था। याद रखना, डचों ने इस मिल में बताया जा रहा है कि 3000 कारीगर उस समय कार्य करते थे। जी हां, कितने? 3000 कारीगर काम करते थे। जी हां, और याद रखना, डच भारत में, याद रखना, मसालों के स्थान पर कपड़ों के निर्यात पर अधिक बल दिया था। जी हां, इस पॉइंट को नोट करिएगा कि डच भारत में मसालों के स्थान पर कपड़ों के निर्यात पर अधिक बल दिया था। डचों ने मसालों के
स्थान पर क्या किए थे, कपड़ों के निर्यात पर अधिक बल दिया था। कपड़ों के निर्यात पर अधिक बल दिया था, अधिक बल दिया था। जी हां, डच क्या करते थे भारत में, मसालों के स्थान पर कपड़ों के निर्यात पर अधिक बल दिया था। दोस्तों कारण यह है कि जब डच भारत के अंदर आए तो सबसे पहले जैसे मैंने बता दिया कहां पहुंचे थे, सुमात्रा द्वीप पहुंचे थे दोस्तों। और सुमात्रा द्वीप पहुंचे तो वहां पर उनका पुर्तगालियों से झगड़ा हो जाता है, अर्थात कुछ ऐसे क्षेत्र थे जिस पर डचों ने अधिकार कर लिया। जी हां, जिस पर डचों ने अधिकार कर लिया। और डचों ने क्या कर दिया दोस्तों, इंडोनेशिया में बैक्टेविया नामक शहर को स्थापित किया था। दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन में आता है दोस्तों, इंडोनेशिया की जो राजधानी जकार्ता, वहां पर क्या बैक्टेविया शहर किसने बसाया था, बैक्टेविया शहर किसने बसाया था, डचों ने, डचों ने बसाया था। जी हां, इस बात को ध्यान रखिए। और कहां पे, जकार्ता, जकार्ता के खंडहरों पर। जी हां, ये क्या किए थे, इंडोनेशिया में कुछ खंडहर वाला इलाका था, उस खंडहर वाले इलाके पर कब्जा करके दोस्तों कौन सा शहर बसाया था, बैक्टेविया नामक शहर बसाया था, डचों ने बसाया था दोस्तों। तो ये कई बार क्वेश्चन आता है दोस्तों कि बैक्टेविया शहर किसने बसाया है, डचों ने बसाया है दोस्तों। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, इसीलिए मैंने लिख दिया है दोस्तों। और याद रखना एक पॉइंट और देखिएगा कि जब डचों ने अपनी कंपनी स्थापित किया था तो इसकी पूंजी कितना थी दोस्तों, इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, 65 लाख गिल्डर थी, गिल्डर। जी हां, ये उस समय कहां की मुद्रा थी, तो याद रखना कहां से डच आए थे दोस्तों, तो नीदरलैंड में क्या मुद्रा, गिल्डर चलता था। तो उस समय जो कंपनी की पूंजी थी कितना, 65 लाख गिल्डर थी दोस्तों। और दोस्तों कहा जाता है कि इतिहास की दुनिया में जितना डच कंपनी ने लाभ अपने साझीदारों को दिया है उतना किसी कंपनी ने नहीं दिया। और इसका लाभ क्या था दोस्तों, इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, 18% लाभ दिया था, लाभ 18%। और बताया जा रहा है कि जितने भी यूरोपीय कंपनियां थी उन सब में से ज्यादा लाभ देने वाली कंपनी कौन थी, तो याद रखना यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड थी। और सभी अपने साझीदारों को 18% लाभ देने का कार्य करती थी दोस्तों। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि डच से जो आने वाले प्रश्न हैं वो प्रश्नों को आपने पूरी तरह देख लिया कि इसमें कैसे कैसे प्रश्नों को समाहित किया गया दोस्तों। और थोड़ा इसमें देख लेते हैं ताकि जो यहां से बनने वाले जो प्रश्न है ये पूछा जाता है कि डच भारत से और क्या क्या निर्यात करते थे दोस्तों, यहां से वो और क्या क्या निर्यात लेकर जाते थे दोस्तों। तो याद रखना उत्तर प्रदेश से नील ले जाते थे, मध्य प्रदेश से नील ले जाते थे, और बंगाल से, जी हां, बंगाल से अफीम ले जाते थे। जी हां, अफीम का भी व्यापार करते थे दोस्तों, याद रखना डच। तो इसलिए कभी कभी ये पूछता है कि नील का भी व्यापार क्या करते थे, तो जी हां, डच भारत से नील का भी व्यापार करते थे और कपड़े का अधिक मात्रा में। क्योंकि देखिए जैसे कि सूरत क्या है भाई, सूरत में कपड़े की फैक्ट्री है, जानते हैं सूरत में काफी दिनों से, आप जानते हैं ये प्राचीन काल से ही सूरत जो है कपड़ों के लिए मशहूर है। और इधर आइए भाई, तमिलनाडु में आप चले जाएंगे तो तमिलनाडु में भी कपड़े बनते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ये क्या करते थे, मसालों के स्थान पर कपड़े का व्यापार करते थे डच भारत से। और पुर्तगाली क्या करते थे, मसाला ले जाते थे दोस्तों। लेकिन ये क्या करते थे
ये कपड़े का निर्यात करते थे। और एक पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, उस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। वेदरा का युद्ध, जी हां, वेदरा का युद्ध, वेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में, जी हां, वेदरा का युद्ध किनके बीच में होता है दोस्तों? तो वेदरा का युद्ध अंग्रेज तथा डचों के बीच होता है। और इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई। कौन जीते? अंग्रेज जीत गए, अंग्रेजों की जीत हुई और डचों की क्या हुई? हार हो गई। जी हां, अंग्रेजों की विजय हो जाती है और डचों की क्या हो जाती है? हार हो जाती है दोस्तों। अर्थात इसी वेदरा के युद्ध में ही भारत से डच पराजित हो जाते हैं और अंग्रेज विजय हो जाते हैं दोस्तों। धीरे धीरे करके डचों की सारी शक्ति समाप्त हो जाती है और अंग्रेज वास्तविक मालिक इसके बनते चले जाते हैं दोस्तों। और लास्ट में आप देखेंगे कि जितने भी आए यूरोप से, उन सभी में से सबसे ज्यादा चालाक कौन निकले? अंग्रेज निकले दोस्तों, क्योंकि अंग्रेज सबको हराते हराते भारत पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया दोस्तों। तो दोस्तों इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए एकदम सीरियल टू सीरियल चलेंगे दोस्तों। पुर्तगाली हो गया, डच हो गया, अब इसके बाद अंग्रेज आएगा और फ्रांसीसी आएगा, फिर उसके बाद में जैसा कि कर्नाटक का तीनों युद्ध मैंने बता दिया। तो इसके बाद सीरियल क्रम में आपको आगे ले चलते हुए, जैसे आंग्ल मैसूर युद्ध, चारों आंग्ल मैसूर युद्ध क्यों होते हैं, बीच में शिवाजी आते हैं, शिवाजी, उसके बाद 1857 की क्रांति हो गया, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था हो गया दोस्तों। एक एक पॉइंट को आगे आपको बढ़ाते हुए मॉडर्न इंडिया से उठने वाले जितने भी प्रश्न हैं, वो सारे प्रश्नों का संग्रह हम आपके सामने रखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।